उद्योग की बात रूंगटा जी के साथ। न्यूज फर्स्ट चैनल पर आप सभी को नमस्कार। जिस तरह देश में जो सिस्टम चल रहा है, कॉकरोच पार्टी का एक आंदोलन खड़ा हुआ है और कई तब्दीलियां इस सप्ताह देखने को मिली। देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने आज इस्तीफा दे दिया और अब लगता है कि दिल्ली में कुछ नए समीकरण होंगे और महाराष्ट्र में जिस तरह से मुख्यमंत्री जी को भी दिल्ली बुलाया गया है, तो उसमें क्या क्या तब्दीलियां आती है ये हमें अगले सप्ताह तक पता लग जाएगा। लेकिन जो बरसात इस सप्ताह हुई है काफ़ी अच्छी हुई और जो विदर्भ में काफ़ी बरसात की कमी थी, उसके कारण कई जगह अच्छी बरसात होने से विशेषतः गोंदिया, चंद्रपुर, नागपुर में एक जो औसत चाहिए था, उसके आसपास थोड़ा पहुंचा है। और जो यहाँ की प्रमुख फसलें हैं, जैसे चावल है, सोयाबीन है, कॉटन है, उसकी अभी पेरनी और फसल लगाना शुरू हो गया है। यह विदर्भ के लिए बहुत खुशी की बात है कि अच्छी बरसात होती है, तो विदर्भ के हमारे जितने भी ज़िले हैं, उसमें किसानों का भविष्य सुरक्षित रहता है और किसान की आस उसी में रहती है कि अच्छी फसल लगे, उसको अच्छा अपने उत्पादन मिले और उसके सारे उसकी ज़िंदगी चले। और उसके साथ-साथ उसी पे आधारित जो उद्योग होते हैं, उनको भी एक आधार मिल जाता है। जैसे चावल पर राइस मिल है, कॉटन पे जिनिंग है, स्पिनिंग है, यार्न मिल है, इनको सभी को एक सुगमता मिल जाती है, इसका काफ़ी प्रभाव अच्छा होता है। मैं हमारे चंद्रपुर के जो नागपुर में रहते हैं, श्री मोहित चड्ढा एंड फैमिली, जिन्होंने एक बहुत सक्सेसफुल आईपीओ कैलिबर माइनिंग एंड लॉजिस्टिक इस सप्ताह लाया था, उसको बहुत ही अच्छा प्रतिसाद मिला और जो उनकी लिस्टिंग थी, वो प्रथम दिवस में ही 23% ऊपर रही, जो एक अच्छा संकेत देती है कि विदर्भ में जो भी काम होगा, जो भी यहाँ के उद्योजक है, अब वह बम्बई के और महानगरों के साथ टक्कर ले सकते हैं। एक युवा उद्योजक 38 वर्ष के श्री मोहित चड्ढा, उनकी फैमिली ने इस लॉजिस्टिक आईपीओ के सारे माइनिंग सेक्टर और यहाँ के लॉजिस्टिक को एक बहुत बड़ा ऐसा ये प्रोत्साहन दिया है कि विदर्भ अब इस क्षेत्र में आगे जा सकता है। उसी तरह से एक साई ऊर्जा का आईपीओ हर्ष मित्तल जो बहुत ही युवा है, उनका भी आ रहा है। उनका इलेक्ट्रिकल सेक्टर जो पावर में काफ़ी माहिर है। ऐसे में आईपीओ इस अगले माह तक आ जाएगा और उससे इससे विदर्भ को एक संकेत देगा कि एसएमई या मेन एक्सचेंज पर हम सक्सेसफुल होकर काम कर सकते हैं। स्किल इंस्टीट्यूट की स्थापना एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट के द्वारा एड के द्वारा की जा रही है। नितिन गडकरी जी और देवेंद्र फडणवीस जी के प्रयासों से, जहाँ पर आज स्टील सेक्टर, कोल गैसिफिकेशन, ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो मेन पावर लगेगा ऑनलाइन और वहाँ पर यहाँ पर जो है उनको स्किल दी जाएगी और एक बहुत अच्छा संकेत है। टाटा के ग्रुप के साथ ये काम होने जा रहा है और उसका उद्घाटन किया गया है और इससे एक अच्छा संकेत ये हुआ है कि अब जो लोगों को लगता है कि हमें स्किल मैन पावर नहीं मिलता, अब विदर्भ में उनको यह तकलीफ नहीं होगी और काफ़ी जो इंडस्ट्रीज है, जो इस तकलीफ से झेल रही थी कि उनके पास स्किल पावर नहीं था, इसके कारण वो यहाँ पर आने से थोड़ा कतरा रही थी। अब ये इंस्टीट्यूट आने से उनको ऐसी कोई तकलीफ नहीं होगी। अब इसकी इसकी डेवलपमेंट जो वर्चुअली में भी लॉयड के साथ स्थापित हो रहा है, तो इससे कैसा ये हमारा संकेत जाएगा कि विदर्भ अब कहीं भी पीछे नहीं है, अब आगे की ओर बढ़ रहा है और उसके अंतर्गत आपको हर सुविधा मिल सकती है। अब हम पूर्वी विदर्भ की बात करें, जिसमें 6 जिले हैं, नागपुर, गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली, वर्धा और चंद्रपुर। इसके लिए ईस्टर्न विदर्भ कॉरिडोर बनाने की स्थापना चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी ने की है। उसके अंतर्गत जो हमारे विदर्भ का जो विकास कई वर्षों से नहीं हो पाया, जो सिर्फ 5% से कम का विकास महाराष्ट्र में पूरे में इस क्षेत्र में हुआ है। देवेंद्र जी चाहते हैं कि युवा किसी बेरोजगार के कारण, शिक्षा के कारण बाकी दूसरी जगह पलायन न हो। इसके लिए इस कॉरिडोर की स्थापना की गई है। उसके लिए एक स्टीयरिंग कमेटी की स्थापना की गई है, जो मुख्यमंत्री की देख-रेख में काम करेगी। उसके मिशन जो चेयरमैन है, वो अन्नबलगम रहेंगे और साथ में को-डायरेक्टर लाल लक्ष्मी बिदरी जो डिविजनल कमिश्नर रहेगी। इसमें प्रमुख मुद्दे इस तरह रखे गए हैं कि यहाँ पर जो रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, जो यहाँ पर स्टील इंडस्ट्री जा रही है, उसको हम किस तरह से सहायक बन के काम कर सकें, स्किल डेवलपमेंट को किस तरह दे सकें, जो उनकी बाधाएँ आती है, उसको किस तरह तत्परता से कर सकें और किस तरह से लॉजिस्टिक को हम नज़दीक ला सकें। इसके लिए काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं और ये कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी हो जाएगी और ईस्टर्न विदर्भ काफ़ी आगे जाएगा।
जब ये समाचार आया, हमने अमरावती रीजन के कुछ लोगों को संपर्क किया जो अपनी पहचान रखते हैं, वहाँ के संगठन से है। हमने कहा कि हम मानते हैं कि ईस्टर्न विदर्भ का डेवलपमेंट है, लेकिन आप लोगों ने भी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। हम कई महीनों से कह रहे हैं कि अमरावती रीजन जिसमें 5 जिले आते हैं, उनका विकास बहुत ज़रूरी है। क्या वो एग्रीकल्चर के थोड़े से भरोसे पे आगे बढ़ सकते हैं? उनके लिए ज़रूरी है कि उनके पास जो मिनरल्स है, जो उनके पास टूरिज़्म सेक्टर है, उसको लेते हुए, एग्रीकल्चर को लेते हुए, वो भी मुख्यमंत्री से ये दबाव डालें कि जिस तरह से ईस्टर्न विदर्भ का विकास हो रहा है, उस तरह से उस क्षेत्र का विकास होगा, तो उस विकास से हमारे पूरे विदर्भ का विकास आगे बढ़ सकता है। हम चाहते हैं कि कॉटन या बाकी चीज़ पर हम डिपेंड ना होकर, बाकी की जो फसलें हैं, जो बहुत अच्छा कैच दे सकती है, उस पे भी आधारित करें। हम कॉटन की बात करें, तो अभी ये एक लक्ष्य लिया गया है, जिसे हम चाहे तो सफ़ेद सोना कहते हैं। भारत सरकार ने भी मिशन में लिया है कि जो है उसका जो वर्ल्ड में बहुत बड़ा स्थान है। पहले नंबर पे ज़्यादा कॉटन होती है और उत्पादन दूसरे नंबर पे है। तो सरकार ने एक लक्ष्य बनाया है कि कॉटन के सारे जो हमारे 40-50 करोड़ जो भारत में लोगों को रोज़गार मिलता है, जहाँ पर महाराष्ट्र में करीब 4-5 करोड़ लोगों को रोज़गार इस क्षेत्र से द्वारा मिलता है। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि कॉटन सेक्टर को आगे ले जाया जाए, उसको बुनियादी जो उसकी जो सुविधाएँ हैं, जो उसकी तकलीफ़ें हैं, उसको प्रदान की जाए और उससे कॉटन सेक्टर एक मजबूती सेक्टर पे आ सकता है। स्टील सेक्टर की जब हम बात करते हैं, तो आज विदर्भ में सबसे ज़्यादा जो स्टील के सेक्टर के बारे में जो ओपिनियन लिया गया है, जो लोग आ रहे हैं, इसमें चाहे तो जेएसडब्ल्यू, जिंदल ग्रुप, उसमें एस्सार, उसमें मित्तल ग्रुप, पगारिया जी का, कालिका ग्रुप, बहुत सारे ग्रुप यहाँ पर आ रहे हैं और कई उन्होंने एमओयू किए हैं। लेकिन जो दिशा अभी तक मिलनी चाहिए, तो मिल नहीं पाई। सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि उनको कहाँ से आयरन ओर मिलेगा? पहले तो हम मानते हैं कि लॉयर से मिल सकता है, लेकिन आयरन की उपलब्धता के लिए सरकार ने उनको एक रास्ता बताना चाहिए कि जब तक वो काम शुरू करे, तो सरकार भी एक अपनी स्पीड से लेते हुए आयरन को उपलब्ध करा सके। हम मानते हैं कि सूजागढ़ में आयरन की बहुत उपलब्धता है और यहाँ पर जब सरकार एक स्टील सेक्टर का हब बनाना चाहती है और उसके लिए ज़रूरी है कि उसके विकास के लिए आयरन ओर की उपलब्धता कराना बहुत ज़रूरी है। लोगों को बहुत शंकाएँ होनी शुरू हो गई है। तो जेएसडब्ल्यू के उनके चेयरमैन सज्जन जिंदल ने भी कहा है कि जब तक आयरन ओर नहीं मिलेगा, तब तक हमारा यहाँ पर प्लांट जो है, वो उसका इंतज़ार करता रहेगा। हम चाहते हैं कि सरकार इस बारे में शीघ्रता से अपना एक ऐसा पेपर पेश करे कि यहाँ पर आयरन ओर हम आपको दिलाएँगे। हम मानते हैं कि सरकार हमारी महाराष्ट्र की परिपक्व है, वो सब जाने हर चीज़ें देने को तैयार है। वहीं पर हम लघु उद्योग के क्षेत्र में जो अनदेखा किया गया है, उसके बारे में भी ऊर्जा मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय और मुख्यमंत्री से कहना चाहेंगे कि बिजली की दरें आप बढ़ाते जा रहे हैं। सौर ऊर्जा में भी आपने कई ऐसे डिसीजन लिए हैं, जिससे वहाँ पे बहुत बड़ा धक्का बैठा है। तो आज जब लघु उद्योग अगर कुचल दिए जाएँगे, क्योंकि आपकी नीति ये है कि हम सब्सिडी ज़रूर देते हैं, इंसेंटिव देते हैं, लेकिन बिजली की दर के सामने वो प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे। इसके लिए ज़रूरी है कि एक प्रोग्राम बनाना चाहिए कि बिजली की दरें किस तरह से सुनिश्चित की जाए, कम की जाए, जिससे लघु उद्योग आगे आ सके। अगर आप विदर्भ के लघु उद्योग को देखते हैं, उनकी ग्रोथ देखते हैं, हार्डली 2% के नीचे है पूरे 10 साल में। तो उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि ऐसे एक निर्णय लिया जाए कि जिससे यहाँ पर कृषि पर आधारित छोटे-छोटे उद्योग हैं जो गाँव में हैं, वो सस्ती बिजली और बाकी के अच्छे इंसेंटिव से आगे प्रोत्साहित होकर आ सके। हम मानते हैं कि जो बड़े उद्योग हैं, उसमें बाहर के लोग आएँगे और बाहर से ज़्यादातर कर्मचारी आएँगे, क्योंकि वहाँ पर जो कुशल कर्मचारी चाहिए, वो बाहर के प्रदेशों से ही मिलते हैं और वही उसकी क्षमता को दे सकते हैं। तो यहाँ के लोगों को रोज़गार देने के लिए, यहाँ के उद्योगों को बढ़ाने के लिए सरकार से ज़रूरी है कि जो आधुनिक ढाँचा है, उसको तैयार करें, उसके साथ-साथ बिजली की दरें कम करें और जो जो यहाँ पर रेड टेपिज़्म है, उसमें कमी की जाए, जिससे कि यहाँ का उद्योजक यहाँ पर रह सकता है, वह बाकी रोज़गार के लिए बाहर नहीं जाएगा। कोल गैसिफिकेशन के बारे में हमें जानकारी मिली है कि महाराष्ट्र शासन ने 350 करोड़ रुपए भद्रावती में इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत दे दिए हैं। उसमें से 50% महाराष्ट्र शासन देगी, 25% डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड से और 25% एमआईडीसी देगी और इस तरह का एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। ये हम कई महीनों से मांग कर रहे थे कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से जो कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट एक देश का एक अच्छा प्रोजेक्ट है, जिससे यहाँ पर यूरिया बन सकता है, यहाँ पर कई तरह की ऐसी गैसेस बन सकते हैं, एक्सप्लोजिव बन सकते हैं, जिससे कि कोयले का सदुपयोग चाइना की तरह किया जा सकता है। हमारे पास 200 साल का कोयला रिज़र्व है और ये प्रोजेक्ट इस विदर्भ के लिए बहुत ज़रूरी है। वहीं पर एक अच्छा निर्णय ये भी लिया गया है कि बंद खदानें जो कोयले की है, उसको पुनर्जीवित किया जाएगा। उसके लिए कोयला मंत्रालय ने 40,000 करोड़ की योजनाएँ बनाई है। हमारे पास चंद्रपुर, वणी, नागपुर के पास बहुत सारी खदानें बंद हो गई है।
वो खदानों को शुरू करने में एक तो वहाँ पर जल का प्रायोजन किया जा सकता है, वहाँ पर पर्यावरण को अच्छा बनाया जा सकता है, वहाँ पर कृषि को आगे बढ़ाया जा सकता है और कई रोजगार के अवसर आजू-बाजू में पैदा किए जा सकते हैं। इस तरह के कई अवसर यहाँ पर आए हैं। निस्संदेह इससे विदर्भ का बहुत फायदा होगा। अब हम फिर से पुनः आपको अगले अंक में मिलेंगे। उसके पहले मैं आपसे चाहूँगा कि आप हमारे इस चैनल को सशक्त करने के लिए स्पॉन्सरशिप अलर्टमेंट के द्वारा ये आप ये सुनिश्चित करें कि ये चैनल आपके तक पहुँचे, हम विदर्भ को मजबूत कर सकें। हमने कई जो सरकार के सामने अपनी सुझाव दिए हैं, सरकार ने उसे माना है और हम कई लाखों लोग तक पहुँच रहे हैं। तो हमें निस्संदेह यह आपसे उम्मीद है कि आप हमें प्रोत्साहित करेंगे एडवर्टाइजमेंट और बाकी आपके स्पॉन्सरशिप द्वारा। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।